प्लेनेट मार्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं और हम देखते हैं कि उस पर जिंदगी पॉसिबल है। उसमें हवा भी है, उसमें पानी भी है, यानी जिंदगी हर तरह से मुमकिन है। लेकिन ये प्लेनेट वक्त के साथ साथ मर रहा है। मार्स का एक सिटी होता है जिसका नाम होता है जोडांगा, और जोडांगा की मिलिट्री मार्स के लोगों को मारना चाहती है। वहीं पर एक दूसरा शहर भी होता है जिसका नाम होता है हीलियम। काफी अरसे से हीलियम बहादुरी से जोडांगा का मुकाबला करता आ रहा है। फिर एक दिन दोनों शहरों की मिलिट्री के बीच वार हो जाती है और तभी जोडांगा के किंग के पास 3 आदमी आते हैं, जिनमें लीडर का नाम शांग था। शांग जो कि बहुत सारे पावर्स का मालिक था और वो उसे वेपन के तौर पर एक पावर देते हैं। ये पावर बहुत तेज होती है। शांग किंग को कहता है कि तुम इस प्लेनेट पर राज करोगे अगर तुमने ऐसा किया जैसा हम तुम्हें कहेंगे, और किंग उनकी इस बात पर एग्री हो जाता है। असल में शांग के पास ऐसी पावर्स थी कि वो किसी का भी रूप ले सकता था और वो किसी भी प्लेनेट पर जा भी सकता था। फिर हमें प्लेनेट अर्थ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है जॉन कार्टर। एक पोस्ट ऑफिस में जाता है और वो अपने नेफ्यू को एक लेटर लिखता है जिसमें वो लिखता है कि तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वही कोई जॉन कार्टर पर नजर रख रहा था। लेटर पोस्ट करने के बाद जॉन कार्टर वहाँ से चला जाता है। जब उसके नेफ्यू को ये लेटर मिलता है तो वो फौरन आ जाता है अपने अंकल से मिलने के लिए। वहाँ आकर उसे पता चलता है कि सडन उसके अंकल यानी जॉन कार्टर की डेथ हो गई है, और वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर जॉन कार्टर की डेड बॉडी थी, और वो एक रूम था जिसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता था। जॉन कार्टर का आदमी उसे बताता है कि हमने उसकी डेड बॉडी को दफन नहीं किया है, क्योंकि जॉन कार्टर की लास्ट विश थी कि उसको दफन न किया जाए बल्कि सिर्फ खुले कॉफिन में बॉडी को रखा जाए। वो आदमी जॉन कार्टर के नेफ्यू को एक डायरी देता है जो कि जॉन कार्टर की थी। वो बताता है कि जॉन कार्टर की विश थी कि इस डायरी को सिर्फ मेरा भतीजा पढ़ेगा, इससे शायद तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी मिल जाए। उस डायरी में जॉन कार्टर ने लिखा होता है कि तुम उन सारी कहानियों पर बिलीव करते थे जो बचपन में मैं तुम्हें सुनाया करता था, लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो, इसीलिए तुम मेरी इस कहानी पर भी बिलीव करो जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। और वो उस डायरी को पढ़ना स्टार्ट कर देता है जिसमें लिखा था कि आज से तकरीबन 13 साल पहले मैं एक सोने की केव ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कर्नल के लोग पकड़ लेते हैं और प्रिजनर बना लेते हैं। असल में वो जॉन कार्टर को अपने साथ शामिल करना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ दुश्मनों के लोग आ जाते हैं जो कर्नल के सोल्जर पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जॉन कार्टर और कर्नल वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और वो जाकर एक केव में छुप जाते हैं, और ये होती है वो सोने की केव जिसकी जॉन कार्टर को तलाश थी। वो पूरी केव सोने से भरी हुई थी। तभी कहीं से वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो जॉन कार्टर पर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन जॉन कार्टर उसे ही मार डालता है। वो आदमी शांग का साथी था। जॉन कार्टर जब उस आदमी को मार डालता है तो वो अपने गले से एक डिवाइस निकालकर एक्टिवेट करता है जिसमें ब्लू लाइट जलने लगती है, और वो बिल्कुल स्लोली बोलता है बार सून, लेकिन जॉन कार्टर वो डिवाइस उससे ले लेता है और जॉन कार्टर भी कहता है बार सून। बस ऐसा कहते ही जॉन कार्टर वहाँ से गायब हो जाता है और एक काफी बड़े डेजर्ट में आ जाता है। जॉन कार्टर ये नहीं जानता था कि वो यहाँ पर कैसे आ गया और वो यहाँ आकर बड़े बड़े जंप लगा पा रहा था। असल में वो इस वक्त मार्स यानी बारसोन में होता है, क्योंकि उसने बारसोन जो कहा था, और यहाँ पर ग्रेविटी कम होने की वजह से वो बड़ी बड़ी छलांगे लगा रहा था। लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि वो बारसोन यानी मार्स पर है। उसे इतने बड़े जंप करते हुए उस प्लेनेट के कुछ लोग देख लेते हैं और वो लोग जॉन कार्टर के पास आ जाते हैं। इस कबीले के लोग काफी लंबे लंबे थे और इन्हें टार्कस कहा जाता है, और ये इंसानों जैसे तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। जॉन कार्टर कहता है कि मैं वर्जीनिया से हूँ और मेरा नाम जॉन कार्टर है, तो वो लोग जॉन कार्टर का नाम वर्जीनिया समझ लेते हैं और उनका लीडर जॉन कार्टर को नहीं मारता क्योंकि वो बड़े बड़े जंप जो लगा रहा था। ये लोग जॉन कार्टर को पकड़कर अपने कबीले में ले जाते हैं, और जिस डिवाइस के जरिए जॉन कार्टर यहाँ पर आया था उनका लीडर वो डिवाइस भी उससे ले लेता है। आसमान में जोडांगा और हीलियम की फाइट हो रही होती है। हीलियम का किंग ये बात जानता था कि जोडांगा के किंग के पास नावी लाइट है जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, उसके आगे कोई नहीं टिकता। जोडांगा का किंग हीलियम के किंग को कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, और अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे कबीले को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। और हीलियम का किंग इस बात पर एग्री हो जाता है कि वो अपनी बेटी की शादी जोडांगा के किंग के साथ करवा देगा, लेकिन प्रिंसेस इस शादी के लिए
एग्री नहीं होती, इसीलिए वो सबसे छुपकर भाग रही होती है। नीचे टार्कस का कबीला भी ये सब कुछ देख पा रहा था और वो चाहते थे कि दोनों कबीले आपस में लड़कर मर जाएं ताकि मार्स पर हम राज कर सकें। भागती हुई प्रिंसेस प्लेन से गिरने वाली होती है। जॉन कार्टर ये सब कुछ अपनी दूरबीन से देख लेता है और वो अपने लंबे लंबे जंप लगाकर प्रिंसेस को बचा लेता है। जोडांगा का किंग ये देखकर नावी लाइट से जॉन कार्टर पर अटैक करने वाला होता है। शांग उसे बोलता है कि ऐसा मत करो, मुझे ये आदमी चाहिए बिल्कुल सही सलामत। जोडांगा का किंग जॉन कार्टर को पकड़ने ही वाला होता है कि नीचे से टार्कस उन पर फायरिंग करने लगते हैं, इसीलिए जोडांगा के लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। टार्कस खुश हो जाते हैं कि वो जंग जीत गए हैं। टार्कस चाहते थे कि जॉन कार्टर उनके लिए लड़े, लेकिन वो इस बात से साफ इनकार कर देता है। टार्कस कहते हैं कि अगर तुम हमारे लिए ना लड़े तो हम इस लड़की को मार डालेंगे, यानी हीलियम की प्रिंसेस को। इसीलिए जॉन कार्टर इस बात के लिए एग्री हो जाता है। प्रिंसेस जॉन कार्टर से पूछती है कि तुम इतने बड़े बड़े जंप आखिर कैसे लगा लेते हो। वो कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ अपने सोने की केव की तलाश में हूँ। प्रिंसेस से जॉन कार्टर को ये पता चल जाता है कि अब वो प्लेनेट अर्थ पर नहीं है, बल्कि वो प्लेनेट मार्स पर है। इस बात से जॉन कार्टर काफी हैरान रह जाता है, लेकिन प्रिंसेस उस पर बिलीव नहीं करती कि क्या वो वाकई अर्थ से आया होगा। इसीलिए प्रिंसेस पूछती है कि तुम इतनी दूर से प्लेनेट पर कैसे आ गए। जॉन कार्टर प्रिंसेस को वो डिवाइस दिखाता है जिसके थ्रू वो यहाँ पर आया था, और वो डिवाइस अब टार्कस के लीडर के पास होती है। इसके बाद जॉन कार्टर, प्रिंसेस और एक टार्कस लेडी मिलकर एक जगह पर जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें एक हॉली रिवर के बारे में पता चलता है और वो एक दीवार भी देखते हैं जिसके जरिए जॉन कार्टर अर्थ पर वापस जा सकता था। फिर वो तीनों अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जर्नी के दौरान जॉन कार्टर को ये बात पता चल जाती है कि वो लड़की हीलियम की प्रिंसेस है जो भागकर यहाँ पर आ गई है क्योंकि वो जोडांगा के किंग से शादी करना नहीं चाहती थी। अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर अजीबोगरीब चेंजिंग होने लगती है। वो जॉन कार्टर की उस डिवाइस को जमीन पर लगा देते हैं जिससे वहाँ पर और तब्दीलियां होने लगती हैं। एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स को उस डिवाइस के साथ ही बोलना होता है। जब ये लोग वो वर्ड्स पढ़ रहे होते हैं तब वहाँ शांग और उसके साथी आ जाते हैं। शांग अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि प्रिंसेस और जॉन कार्टर दोनों को पकड़ लो। प्रिंसेस को पकड़कर वापस हीलियम भेज दिया जाता है और साथ साथ जॉन कार्टर को भी पकड़ लिया जाता है। और जो उनकी तीसरी साथी यानी वो जो टार्कस लेडी थी जो उनके साथ आई थी, वो वहीं पर कहीं छुप जाती है और इसी वजह से वो बच जाती है। महल में प्रिंसेस जॉन कार्टर को बुलवाती है। जॉन कार्टर ये जानकर हैरान रह जाता है कि प्रिंसेस अब जोडांगा के किंग से शादी कर रही है, इसीलिए वो प्रिंसेस से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। प्रिंसेस कहती है कि तुम हम लोगों के लिए लड़ना नहीं चाहते और तुम अपनी दुनिया यानी प्लेनेट अर्थ पर वापस चले जाओगे और मैं जोडांगा के किंग से शादी कर लूं, यही मेरे लोगों के लिए बेटर होगा। और वो जॉन कार्टर की डिवाइस निकाल कर उसे दे देती है क्योंकि अब प्रिंसेस भी वो वर्ड्स जानती थी जिसके जरिए वो वापस जमीन पर जा सकता था। प्रिंसेस जॉन कार्टर के हाथ पर वो डिवाइस रखती है। वो जॉन कार्टर को कहती है कि तुम भी मेरे साथ साथ ये वर्ड्स बोलो। जॉन कार्टर ऐसा ही करता है और वो भी वो वर्ड्स बोलता है, लेकिन जॉन कार्टर आखिरी वर्ड नहीं बोलता। असल में वो वापस जमीन पर नहीं जाना चाहता था क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लग गए थे। डोर ओपन होता है और वहाँ पर जोडांगा का किंग यानी प्रिंसेस का होने वाला हस्बैंड आ जाता है। वो जॉन कार्टर को वहाँ पर नहीं देख पाता क्योंकि जॉन कार्टर पहले ही जंप लगाकर ऊपर चला गया होता है। सबके जाने के बाद वो नीचे आता है और वहाँ पर एक लेडी होती है और ये लेडी असल में शांग था जो औरत के रूप में यहाँ पर आया था। शांग अपनी नावी लाइट का यूज करके जॉन कार्टर को अपने कंट्रोल में कर लेता है और तो और वो इस नावी लाइट को जॉन कार्टर के अंदर भी डाल देता है और अब जॉन कार्टर ना तो कुछ कर सकता था और ना ही वहाँ से भाग सकता था। शांग जॉन कार्टर को कहता है कि जब से तुम इस प्लेनेट पर आए हो तुम्हारी पावर्स बढ़ गई हैं। वो कहता है कि असल में मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन इस राज को छुपाने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शांग एक लेडी के रूप में जॉन कार्टर को वहाँ पर लेकर जाता है जहाँ प्रिंसेस और किंग शादी के लिए आगे बढ़ रहे थे और आज रात इनकी शादी थी और उनकी शादी की सारी रस्में भी थी। शांग कहता है कि प्रिंसेस बहुत इंटेलिजेंट है क्योंकि उसने नावी लाइट की जगह और उसकी रियलिटी भी ढूंढ ली है और आज रात दो चांद जब आसमान पर मिल जाएंगे तो हर उस पर्सन को मार दिया जाएगा जो नावी लाइट की रियलिटी जानता है। असल में दो चांद मिलने पर उनकी शादी की रस्म की जाने वाली थी। जॉन कार्टर उससे पूछता है कि आखिर ये सब कुछ करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे जाकर भी तो प्रिंसेस को मार सकते हो ना। शांग कहता है कि ऐसे गेम तो हम पिछले काफी अरसे से ही खेलते आ रहे हैं, तब से जब ये प्लेनेट आबाद भी नहीं हुआ था और ऐसा हम तब तक
तक करते रहेंगे जब तक हम प्लेनेट अर्थ को भी डिस्ट्रॉय न कर दें। उसका मतलब ये था कि वो इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद प्लेनेट अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे और ये उनका मिशन है, एक के बाद दूसरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना। और ये नावी लाइट हम उसी को देते हैं जो बेवकूफ हो और अमीर भी हो। और जोडांगा का राजा ऐसा ही है, अमीर भी है और बेवकूफ भी। शैंग कहता है कि हम खास मकसद के लिए बनाए गए हैं, लोगों से उनकी दुनिया को ही डिस्ट्रॉय करवाते हैं और इसी वजह से हमें ताकत भी मिलती। शांग जॉन कार्टर को कहीं और ट्रांसफर कर रहा होता है, तभी जॉन कार्टर का वफादार डॉग वहाँ पर आ जाता है और वो शांग के हाथ पर वहाँ पर काट लेता है जहाँ उसने वो नावी लाइट वाली डिवाइस लगाई हुई थी, जिसकी मदद से उसने जॉन कार्टर को अपने कंट्रोल में किया हुआ था। डिवाइस हटते ही अब जॉन उसके कंट्रोल से बाहर आ जाता है और जॉन कार्टर वहाँ से उन्हीं के एक एयरक्राफ्ट में बैठकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो लोग जॉन कार्टर का पीछा करते हैं। जॉन कार्टर की तीसरी साथी यानी वो टार्कस फीमेल, वो एक डेजर्ट में होती है और वो उस एयरक्राफ्ट पर गोली चलाती है जो जॉन कार्टर का पीछा कर रहा होता है। जॉन कार्टर का एयरक्राफ्ट भी वहाँ पर क्रैश हो जाता है। जॉन कार्टर कहता है कि मुझे प्रिंसेस को बचाने के लिए पूरी फौज चाहिए। जॉन कार्टर फिर टार्कस के पास जाता है और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे प्रिजनर बना लिया जाता है, क्योंकि जो टार्कस का पुराना किंग था उसे भी अब प्रिजनर बनाया होता है और एक दूसरा टार्कस धोखा देकर उसकी जगह खुद किंग बन गया होता है। और वो जॉन कार्टर को डिसलाइक करता था और उसे मारना चाहता था, लेकिन पुराने टार्कस के किंग को जॉन कार्टर पर बिलीफ होता है कि वो हमारी रिस्पेक्ट वापस दिलवा सकता है। अगले दिन जॉन कार्टर और टार्कस के पुराने किंग को एक मॉन्स्टर जैसे जानवर के साथ छोड़ दिया जाता है, लेकिन जॉन कार्टर उसे मार डालता है और वो उस टार्कस राजा को भी मार देता है जो पुराने राजा की जगह खुद राजा बन गया था। अब दोबारा से वो पुराने वाला किंग फिर से किंग बन जाता है उनका। जॉन कार्टर प्रिंसेस को बचाना चाहता था क्योंकि आसमान पर दोनों चांद के मिलने से प्रिंसेस की शादी की रस्म हो जाएगी और शांग प्रिंसेस को मार डालेगा। लेकिन शादी की रस्म होने से पहले ही जॉन कार्टर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है असल में ये एक साजिश है, क्योंकि जोडांगा के लोगों ने हीलियम पर अपना कंट्रोल कर लिया है और तुम्हारी शादी की रस्म होते ही वो हीलियम पर अटैक कर देंगे। जोडांगा का किंग तलवार निकाल लेता है और तभी वहाँ पर वार स्टार्ट हो जाती है। हीलियम का साथ देने के लिए टार्कस की फौज भी वहाँ पर आ जाती है। दोनों कबीले एक होकर जोडांगा का नामो निशान मिटाने के लिए उनका मुकाबला करते हैं। जॉन कार्टर जोडांगा के किंग को मार डालता है, लेकिन शांग प्रिंसेस के रूप में आकर प्रिंसेस पर तलवार रख देता है, मगर प्रिंसेस उसकी वो नावी लाइट वाली डिवाइस निकाल लेती है जो कि शांग के कंट्रोल में थी और वो उसे निकाल कर फेंक देती है। लेकिन शांग बड़ी चालाकी से फिर से वो डिवाइस ले लेता है। जॉन कार्टर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। बाद में जॉन कार्टर और प्रिंसेस की शादी हो जाती है। उसी रात शांग वहाँ पर किसी और रूप में आता है और वो जॉन कार्टर के चेस्ट पर हाथ रख कर वो वर्ड्स बोलता है जिससे वो वापस प्लेनेट अर्थ पर चला जाए और वो जॉन कार्टर को वापस अर्थ पर भेज देता है। जब जॉन कार्टर की आँख खुलती है तो वो खुद को उसी सोने की केव में पाता है जिसे वो इतने अरसे से ढूंढ रहा था, मगर वो वापस मार्स में जाना चाहता था क्योंकि उसकी वाइफ प्रिंसेस मार्स पर थी, मगर उसके पास अब वो डिवाइस नहीं थी जिसके थ्रू वो वापस जा सकता था। फिर जॉन कार्टर 10 साल तक वो डिवाइस ढूंढता रहता है और फाइनली उसे वो डिवाइस मिल भी जाती है। ये सारी कहानी जॉन कार्टर का नेफ्यू पढ़ रहा होता है। जॉन कार्टर ने लिखा होता है कि अब तुम जान चुके होगे कि मैंने क्यों कहा था कि मेरी डेड बॉडी को नहीं दफनाना, क्योंकि अगर मेरी बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती तो मैं मार्स पर भी डिस्ट्रॉय हो जाता और जहाँ मेरी डेड बॉडी का कॉफिन है उसकी चाबी तुम खुद हो और अब मेरी डेड बॉडी की हिफाजत की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। जॉन कार्टर का भतीजा देखता है कि उस रूम के डोर पर कुछ अल्फाबेट्स हैं और वो उन अल्फाबेट से अपना नाम लिखता है, मगर वो दरवाजा ओपन नहीं होता। फिर वो अपना निक नेम वहाँ पर लिखता है जिस नाम से जॉन कार्टर उसे बुलाया करता था और वो नाम लिखने से डोर ओपन हो जाता है। लेकिन पीछे से एक आदमी आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी को कोई गोली मार देता है और वो मर जाता है। जॉन कार्टर का नेफ्यू देखता है कि जॉन कार्टर अभी जिंदा है और वो उस आदमी के पास जाता है जिसको उसने अभी अभी मारा होता है और वो उसके कोट से वही डिवाइस निकाल लेता है जिसके जरिए वो मार्स पर जा सकता था। और ये जो आदमी मरा था वो शांग था जो रूप बदल कर यहाँ पर आया था। अब क्योंकि शांग किसी भी प्लेनेट पर जा सकता था इसीलिए वो जॉन कार्टर का पीछा करते करते यहाँ भी आ गया। यहाँ पर जॉन कार्टर अपने मिशन में कामयाब हो जाता है और वो अपने नेफ्यू को कहता है कि कोई किताब लिखो, किसी से प्यार करो और जिंदगी का कोई मकसद बनाओ। जॉन कार्टर उस डिवाइस को लेकर एक जगह पर लेट जाता है और वो फिर से मार्स पर चला जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।